मैंने एमबीबीएस खत्म किया था 1998 में। मैंने 1999 में बैठ के पीजी की तैयारी करी थी। और उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपको पता है, इंटरनेट एक्चुअली उस समय था ही नहीं। जो चाहे वो 1999 था और आज चाहे 2021 है, वो एक ही चीज है कि हाउ मच डेडिकेटेड यू आर। आप फायर नहीं है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है करके दिखाने का, तब तक वो प्लेटफॉर्म। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी और आज जो मेरी वाइफ भी है, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में 6 महीने जनवरी से लेके जून तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। मतलब रोज जाता, अभी भी बायोकेमिस्ट्री खत्म नहीं हुई थी। वोंट बिलीव, मतलब ये 7वां महीना और जुलाई 24 की बात कर रहा हूँ मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करी कि देखो मुझे लगता है कि मैं ना खुद भी नहीं पढ़ रहा और तुम्हें भी नहीं पढ़ने। और पता है उसने मुझे क्या बोला कि ये बिल्कुल सही बात है। रोज तुम आते हो, कुछ नए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो, नए झगड़े करते हो। उनका ये नीट पीजी अच्छा नहीं हुआ और वो अगले नीट पीजी के लिए इसको ग्रेस पीरियड मान के चल रहे हैं कि भाई थोड़ा ही टाइम है, तो हम नेक्स्ट को लेके मैं एक ही बात बोलूंगा, चाहे वो आईएमजी हो चाहे एफएमजी हो, सेम एग्जाम होने वाले हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव धवन सर। मतलब सारे स्टूडेंट के जो फेवरेट टीचर होते हैं कि भाई कभी भी प्रॉब्लम आ रही है किसको कॉल करना है, राजीव सर को कॉल करो, क्योंकि नाइट में भी कॉल करोगे तो भी सर फोन उठा लेंगे, उस टाइप के। तो आज सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई सर आप प्लीज आए और थोड़ा सा अब नॉर्मल एफएमजी एग्जाम भी आने वाली है, तो थोड़ा सा लोगों को उसके लिए भी गाइड करें और नेक्स्ट के लिए भी क्या क्या चीजें होती हैं और सर की लाइफ के बारे में भी हम कुछ चीजें जानेंगे। तो थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू दीपक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डूइंग वंडरफुल वर्क। आई मस्ट से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो एंड it's very good to share your own experiences with the future generation so that we all start becoming wiser with every passing day. So I really admire you for that. थैंक यू सो मच सर। तो सर मेनली जो सेशन आज का है कि भाई जो मेन तो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को आज का लेना कि जो नेक्स्ट के मतलब कहीं भी डिबेट, अगर कहीं भी 4 स्टूडेंट अगर मिले हुए हैं, 2-3 स्टूडेंट, तो उनमें एक ही डिस्कशन चल रहा है आजकल, बस नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सब चीजें। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट में इससे करना चाहता हूँ कि आजकल तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं। जब आपने आपका एमबीबीएस जब किया था, आपने कौन से ईयर में किया था, उसके बाद जो आपका उस समय कैसे प्रिपरेशन वगैरह होती थी एमबीबीएस की और पीजी की जब आपने की? मैंने एमबीबीएस खत्म किया था 1998 में और 1999 में मैं तो मैंने 1999 में बैठ के पीजी की तैयारी करी थी। और उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपको पता है, इंटरनेट एक्चुअली उस समय था ही नहीं प्रैक्टिकली। मतलब इंटरनेट वाज नॉट इवन एग्जिस्टिंग ओवर देयर। मोबाइल फोन्स केम इन 2000। मैं 1999 में प्री मोबाइल एरा की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग तो मिलीनियल जनरेशन के हो, आपने मोबाइल के साथ ही लाइफ जी है। बट यू नो व्हाट, मेरे को ये लगता है कि कोई भी इरा जब होता है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया तो चैलेंजेस कम हो गए। आज डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आ गए। आप देखो एग्जाम उस समय जो हुआ करता था और आज जो हुआ करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया हुआ है। तो जो एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से आज की डेट में, चाहे वो एफएमजी हो चाहे वो आईएमजी हो, और कोई भी एग्जाम को नाम दे दो आप, चाहे नीट पीजी दे दो, हमारे टाइम पे ऑल इंडिया पीजी बोलते थे, एफएमजी एग्जाम है, और आने वाले में जैसे आपने बोला कि नेक्स्ट आ रहा है, नेशनल एग्जिट टेस्ट आ रहा है। चैलेंजेस हर जनरेशन के अपने डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बिना ऑनलाइन की भी पढ़ाई की जा सकती थी, हमने करी थी। और आज हमारे पास ऑप्शंस भयंकर है। मतलब आई वुड से देयर आर सो मेनी ऑप्शंस राइट नाउ। ओनली थिंग विच इज कंसिस्टेंट, जो चाहे वो 1999 था और आज चाहे 2021 है, वो एक ही चीज है कि हाउ मच डेडिकेटेड यू आर। एक्चुअली आप कितने डेडिकेटेड हो वो करके दिखाने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट वही होता है। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लो आप, चाहे आप क्लासेस लगा लो, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस लगा लो, या आप कोई ऐप बाय कर लो, जब तक हमारे अंदर एक फायर नहीं है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है करके दिखाने का, तब तक वो प्लेटफॉर्म को फुली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। तो दीपक, मेरा ये कहना होगा कि आज की जनरेशन के अपने चैलेंजेस है। यू नो व्हाट, क्योंकि मैं खुद भी एप्लीकेशन जब कोई खोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पीछे एमआरसीएस का एग्जाम दे रहा था, तो मैंने भी एक ऐप ले ली थी क्योंकि यूके एग्जाम है, तो मैंने चलो दे। लेकिन डिवाइस में जब आप टैबलेट पे या मोबाइल फोन पे खोलते हो तो दूसरे क्लिक पे आपके यूट्यूब होता है, एंड यू नो व्हाट, एंड और भी बहुत सारी एप्लीकेशन फोन में है। तो कितना बड़ा चैलेंज है आज की जनरेशन के लिए। तो मैं फुली अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अपने चैलेंजेस भी हैं अगर कन्वीनियंस है। बिल्कुल सर। तो वही, तो एक मैंने जब आई थिंक मैंने आपकी पहली बार जब क्लासेस ली थी, आई थिंक ग्रेटर नोएडा में एक जगह हमारा क्लासेस लगी थी।
तो जब आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, मैं वो वापिस से अपने जो व्यूअर्स है वो भी सुनना चाहेंगे कि जब आपकी पीजी की प्रिपरेशन थी तब आप कहीं बाहर चले गए थे प्रिपरेशन करने के लिए, और वो क्या फेस था? वही वही बिल्कुल मैं वही दीपक आपको बोला ना, जैसे हर एक जनरेशन के अपने चैलेंजेस है। तो मैं आपसे एक जनरेशन अब तो ऊपर ही कहूंगा अपने आप को। तो मतलब 1999 में जब मैं अपनी पीजी की तैयारी करने के लिए ठान बैठा था कि मैंने पढ़ना है, और अब इंटर्नशिप खत्म हो चुकी थी, 1999 का टाइम बता रहा हूँ आपको, और मैंने एक हाउस जॉब ज्वाइन कर ली जिसको आजकल जेआरशिप बोलते हैं, क्योंकि पैसे की कमी सबको होती है। मैं अमृतसर में था उन दिनों में। तो मेरे को डिपार्टमेंट मिल गया कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जिसमें काम धाम कुछ नहीं होता था। आपने जाना है, फाइल भरनी है, और पढ़ने का पूरा मौका होता था। ऐसा नहीं कि काम बहुत ज्यादा था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उस समय जो मेरी गर्लफ्रेंड थी और आज जो मेरी वाइफ भी है, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। ये 6 महीने की पोस्टिंग होती है, और अगले 6 महीने आप पे डिपेंड करता है आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो या नहीं। तो जनवरी टू जून का हमने स्लॉट ले लिया कि भाई लाइटर डिपार्टमेंट है, पढ़ाई भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेंगे, और यू नो व्हाट, और उसके बाद फिर आगे पढ़ाई का देख लेंगे क्या कैसे करना है, क्योंकि पेपर जनवरी 2000 में होना था, 2000 में। तो पूरा साल था पढ़ने के लिए। लेकिन ये 6 महीने जनवरी से लेके जून तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। मतलब रोज जाता था ये सोच के कि भाई आज ये पढ़ूंगा, आज वो पढ़ूंगा। और मुझे याद है बायोकेमिस्ट्री जो सबसे मेरा मतलब खतरनाक सब्जेक्ट होता था, मैं वही किताब लेके जाता था कि इसको तो पहले खत्म कर दूं। लेकिन जनवरी से जून कैसे आ गया मुझे समझ ही नहीं आई। रोज डिपार्टमेंट जाना, खाना पीना, बातें करनी, इधर बैठना उधर बैठना, लेकिन मन में चल रहा था पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई होती नहीं थी। रोज एजेंडा जरूर बनता था, रोज रात को सोने से पहले लगता था कल मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, लेकिन वो कल नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली यही सबके साथ होता है। तो मेरे को जून में मुझे याद है वो दोबारा फॉर्म आया कि अब आप क्या करना चाहते हो, आपने इस जॉब को 6 महीने और एक्सटेंड करना है या आपने अभी इसको यहीं खत्म कर देना है। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी कि देखो मेरे को लगता है इस जॉब की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, हालांकि वो गलत था, जॉब बिल्कुल लाइट थी। इस जॉब में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसको छोड़ देते हैं और टिक के पढ़ाई करते हैं। तो जुलाई में मतलब मैंने मतलब जॉब अब छोड़ दिया, और 6 महीने अब सोचा कि जुलाई से दिसंबर पढ़ते हैं, जनवरी को पेपर है। लेकिन जुलाई में जब कोई भी जॉब नहीं थी, मैं हॉस्टलर था, यू नो व्हाट, यहाँ वहां टहलना, गर्लफ्रेंड ने घर से आ जाना, यार दोस्त यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता था, और ये बीतता चला गया टाइम। जुलाई का भी आखिरी हफ्ता लगभग शुरू हो गया। मुझे याद है 24 जुलाई को बर्थडे था मेरी गर्लफ्रेंड का। तो बर्थडे में पार्टी वार्टी तो बड़ी भयंकर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कि भाई इस समय मुझे पढ़ना चाहिए था और मैं इन सब चीजों में लग रहा हूं। ये अंदर से आवाज सबके आती है, हम ये अंदर दो आवाजें आती सबके आती। एक होती है कि जो आवाज आपको पता है कि सही चीज क्या है, लेकिन हम उसको सप्रेस करके अपने अपने जो इमीडिएट जो रिलीज जो कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन के लिए, इमीडिएट इंटरेस्ट के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, ताकि वो आवाज दबी रहती है, लेकिन अंदर से चलती रहती है। तो मुझे भी अंदर से पता लग रहा था कि मैं कर तो गलत रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 24 जुलाई को बर्थडे भी बीत गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी बायोकेमिस्ट्री खत्म नहीं हुई थी। यू वोंट बिलीव, मतलब ये 7वां महीना और जुलाई 24 की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे उस अगले दिन लगा कि भाई इस तरह नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं तो शायद इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड थी शी वाज रियली ब्रिलियंट, ब्रेनी, मेरिटोरियस, गोल्ड मेडलिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट इन मेडिकल कॉलेज, जो हम बैचमेट्स थे। तो मुझे लगता था कि मैंने खुद तो डूबना है, इसको भी साथ में ले डूबना है। मतलब ये वाली फीलिंग साथ में चलती रहती थी कि भाई मैं खुद भी नहीं पढ़ रहा, इसको भी नहीं पढ़ने दे रहा। तो मैं क्या करूं यार, मतलब क्या करूं। तो मेरे को बैठे बैठे याद आया कि मैं हिमाचल में एक जगह कभी गया था अपने कॉलेज टाइम पे। मेरे फ्रेंड की सिस्टर का घर था, और उनका बहुत अच्छा घर था, और बहुत ही अच्छे लोग थे। उनके घर के बाहर एक छोटा सा कमरा क्वार्टर टाइप बना हुआ था, सब इन क्वार्टर टाइप यू कैन से। तो मैंने उन दिनों में वैसे जब उनके साथ बैठा हुआ था, तो मुझे वैसे ही बोला था, जो प्रॉपर्टी के ओनर थे, जो मतलब मेरी फ्रेंड के आगे रिलेशन में थे, कि तुमने कभी इधर आना हो तो आ सकते हो, बच्चे यहाँ रह सकते हो आगे, कोई बात नहीं है। तो उन दिनों लैंडलाइन होता था, मोबाइल नहीं आया था। तो मैंने उनको कॉल किया कि मुझे आपके यहाँ आना है, कुछ तो कह रहे आ जाओ, कभी मोस्ट वेलकम। तो मैंने बोला नहीं, 5 महीने के लिए आना। तो वो एकदम शांति हो गई तो फोन से कि 5 महीने के लिए भाई। तो बड़ा हिम्मत निकाल बोला कि हाँ बेटा आ जाओ, क्योंकि देखो पहाड़ है, दिल लगे नहीं लगे पता नहीं, बट यू आर मोस्ट वेलकम, वेरी जनरस पीपल। एंड उन्होंने मतलब बड़ा हिम्मत दी कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी कि देखो मुझे लगता है कि मैं ना खुद भी नहीं पढ़ रहा और तुम्हें भी नहीं पढ़ने दे रहा। और पता है उसने मुझे क्या बोला कि ये बिल्कुल सही बात है। रोज तुम आते हो, कुछ नए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो, नए झगड़े करते हो, नई कंफ्यूजन, नई, यू नो रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं।
सबके ऐसे होते हैं, फैकल्टी लगती हैं कि भाई ऊपर से उतरी हुई, पर होती नहीं है, सब एक जैसे, हम लोग सब एक जैसे, जहां आप आज हो कला हम मतलब हम थे। तो मुझे उसकी बात लगा कि बात ये भी यही सोच रही है और मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि भाई मुझे लगता है कि मैं वहां जाके पढ़ूंगा हिमाचल में। तो मेरे मदर ने बोला कि तू फिल्में बहुत देखता है, फिल्मों का असर है, दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं करना होता, चुपचाप घर बैठ जा पढ़ो। फादर, तुम्हें पता फादर पंजाब में फादर ऐसे होते, तू देख ले यार, पंजाब के फादर का एक ही सेंटेंस होता है, तू देख ले यार। तो दैट्स गुड थिंग, व्हाट आई डिसाइड, चलो चलते हैं, मतलब देखी जाएगी यार। तो जब मैं वहां रास्ते में था, बस में था, मुझे याद है, तो मेरे को पता लग गया रहा था कि मैंने सारी किताबें तो पैक कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है, लेकिन पढ़ना मैंने वहां भी नहीं है। मुझे लगा पढ़ना मैंने वहां भी नहीं है। लेकिन चलो वहां पहुंचे, और मेरे को था ऐसा ना 2 हफ्ते बाद वापस भाग जाऊं, ये भी होता है ना कि दिल नहीं लगा, पहाड़ है भाई, वहां पे अलग होती है, अलग तरह की। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैं फोकस हो गया। मैं वहां जाते ही, मतलब जुलाई के एंड में गया था, 29 जुलाई के आसपास मुझे याद है। और मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने डट के पढ़ा। सच में बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और आप जान सकते हो कि बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं आपको पता ही है। और उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, और सिर्फ चिट्ठियां लिखा करते थे लोग, वो एरा था, आप तो सोच भी नहीं सकते वो बातें। तो लेकिन आई केप्ट द फेथ इंटैक्ट कि भाई ये तो करना ही करना है यार। देखो बाकी सब चीजें सेटल हो सकती हैं, लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो कल को ग्रज रहेगा कि करी नहीं, कोशिश ही नहीं करी। पास होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन कोशिश भी नहीं करी, अपनी आदतों की वजह से हमने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन मैं वापस नहीं आया, उन 5 महीने में टिक के पढ़ा मैं वहां पे। और मैंने दिसंबर में तक तैयारी काफी अच्छी करके रिवीजन भी कंप्लीट कर ली थी। और जनवरी के पहले हफ्ते में जब ऑल इंडिया पीजी एग्जाम हुआ, तो मेरे को बस एक ही बड़ी तमन्ना थी कि मेरा पहले 500 में एक रैंक आए। और ऑल इंडिया पीजी में पहला 500 रैंक लाना काफी मुश्किल काम है मेरे जैसे लोगों के लिए। तो मेरा 469 रैंक आया था, 469। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने ईएनटी बाय चॉइस ली। इट्स नॉट ईएनटी बाय कंपल्शन कि मतलब मैं मेडिसिन सर्जरी कुछ भी 469 पे पता है कुछ सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने ईएनटी बाय चॉइस ली कि छोटी स्पेशलाइज ब्रांच है, मेरे को ये करनी है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। सो ये छोटी सी जर्नी है, और ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज दैट आई वांट टू डिस्कस माय लाइफ विद यू। एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि हम सबसे, जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो हमें सब आइडियल लोग दिखते हैं वहां पे। और मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है कि जब आइडियल लोगों को हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते भाई, ये तो मेरे बस का ही नहीं है। मैं इसलिए स्टोरी शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि जो लोग भी आज लाइफ में कुछ कर पाए हैं, वो भी उन्हीं स्ट्रगल्स, उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं प्रोकास्टिनेशन से बोलते हैं, चीजों को पोस्टपोन करना, हर रोज एजेंडा बनाना, उसको फुलफिल नहीं कर पाना, अगले दिन के प्रति रहना कि होपफुल रहना कि कल अच्छा इंसान बन जाऊंगा। ये सब चीजें हर एक बंदे के चलती हैं, लेकिन एक मौका आता है जब आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैं एक ही सेंटेंस इस बात को समराइज करूंगा, आई एम प्राउड टू बी इल डिसिप्लिन। ऑनेस्टली, मतलब चाहे कोट वोट पहन के मैं लग रहा हूं बड़ा डिसिप्लिन सा बंदा हूं, आई एम प्राउड टू बी इल डिसिप्लिन, बट आई हैव ऑलवेज बीन हैविंग पैचेस ऑफ डिसिप्लिन इन माई प्राउडली इल डिसिप्लिन लाइफ। वंस अगेन आई एम सेइंग, आई एम प्राउड टू बी इल डिसिप्लिन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्परफेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई लव टू बी डिसिप्लिन फॉर सर्टन मंथ्स इन बिटवीन टू मेक माई लाइफ वर्थ। ये बस करना, और उसके बाद गेट बैक टू द इल डिसिप्लिन लाइफ, इम्परफेक्ट लाइफ, वही सबसे बढ़िया लाइफ। बिल्कुल। मतलब मैं भी ज्यादातर जो सेशन करता हूँ, या अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ जूनियर से, तो मेरा भी एक यही पॉइंट होता है कहने के लिए कि भाई टॉपर ना मुझे बनना है, और ना टॉपर बनने की जरूरत है लाइफ में। भाई पैदा पढ़ने के लिए पैदा, मतलब पैदा हुए पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं भाई, एंजॉय करने के लिए। बट एटलीस्ट आपका लाइफ का एक सीरियसनेस तब हो कि आपकी लाइफ सेटल हो, फिर आपको जो करना है साथ में आप वो कर सकते हो। यही मेन चीज होती है। तो दीपक, एक बड़ी अच्छी चीज अगर यूट्यूब पे अगर इसको करेंगे तो ये वो चीज होगी जो इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि आइडियल कुछ नहीं होता और आइडियल बनने की जरूरत नहीं होती, जरूरत भी नहीं है। लेकिन बीच बीच में आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैचेस क्रिएट करने पड़ते हैं, ताकि आपकी लाइफ को, जैसे आपने बोला कि एक कुछ कोई रंग रूप, कोई रूपरेखा बन पाए उस लाइफ की। दैट्स व्हाट द थिंग इज, यू नो व्हाट। तो सर जे अब जो मेन फिलहाल, मतलब नेक्स्ट के हम आगे बात करेंगे, तो अभी फिलहाल एक अभी इसलिए ताकि जो एफएमजी दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो आगे के पूरा वीडियो भी देख पाए, तो उनके बारे में थोड़ा सा करना चाहते हैं कि आई थिंक 20-25 दिन बच रहे हैं एग्जाम में,
और ये मतलब ये वो वाला टाइम होता है कि जब सबके दिमाग घूम रहे होते हैं, कुछ भी याद नहीं है, सब भूल गए हैं, वो वाला फेज चल रहा होता है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट दोगे? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये आज की, अगर देखा जाए तो हम कुछ ही दिन दूर है, मतलब बिल्कुल। तो मेरा 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया। मैंने आज भी क्वेश्चन करता हूं लेकिन मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं आ पाता जो मैंने पहले पढ़ भी रखा था, और मुझे बड़ा ही डिप्रेशन होता है, बड़ा ही लो फील होता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा था और मुझे फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। मेरा आपको हाथ जोड़ के ये विनती है, ये गलती मत कीजिएगा। ये जो बचे हुए दिन है, ये आपके स्कोर को डिसाइड करेंगे बेटा। क्यों? लास्ट दिनों में जितना भी आप कंटेंट को एक बार फोकस माइंड से फिर देख पाओगे, ये आपके दिमाग में एक फ्रेश इंप्रेशन बनाएगा। और ये पेपर रिकॉल का है, ये पेपर सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ये आपको ये नहीं पूछता कि भैया प्यूबरफोनिया में कौन सा मेन्यूमर होता है, लिखो उसका नाम, ऐसा नहीं होता। ये कहता है कि प्यूबरफोनिया में इन चारों में से कौन सा मेन्यूवर होता है। चारों मेन्यूवर लिखे होते हैं नीचे, है ना, गट्समैन, वेल्सेल्वा, मुलर और हेमलिच। तो याद है, ओ गट्समैन था यार, ये प्यूबरफोनिया में था। ये कैसे याद आएगा? क्योंकि देखो, आपके लास्ट के बचे हुए दिनों में, जैसे दीपक ने बोला कि बहुत क्रूशियल टाइम है, फोकस माइंड से अपने आप को इन सारे नोट्स को फिर से एक दिमाग के आगे से गुजरने दो। लेकिन उस समय आपका मोबाइल फोन पावर ऑफ मोड पे होना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, जब आप ये कर भी रहे होगे कि राजीव ने बोला तो हम कर रहे हैं, लेकिन मन में हर 2-3 घंटे बाद एक ख्याल आएगा, अगर इस बार भी 149 आए तो, अगर मैं 148 बैठ गया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरी शादी डिले हो जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी, ये ना, और मेरा फ्रेंड एंजॉय कर रहा है, वो इंजीनियर है और मैं क्या कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि लाइफ में ब्रेन में 2 थॉट रहते हैं। हमेशा बोलता हूं 2 थॉट, एक अच्छी थॉट, एक बुरी थॉट। ये बुरी थॉट है, हमेशा अपने आप को बोलना। अगर पेरेंट्स की बात करते हो तो पेरेंट्स साथ में तुम्हारे खड़े रहेंगे, चाहे वो गुस्सा करें, जितना मर्जी बोले, एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ फादर, तो आई नो वो तुम्हारे साथ खड़े रहे, चाहे गुस्सा करे तो भी। तो अपने आप को ये एश्योरेंस देना, पहली बात तो ये। हर बात जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसको एक प्रेयर से रिप्लेस कर देना कि भाई हाथ जोड़ के ऊपर वाले को, कि मैं अपना पूरी मेहनत कर रहा हूं, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं बेस्ट तो नहीं हूं, मेरे 4 सब्जेक्ट तो अभी भी छुए भी नहीं है मैंने 2 सब्जेक्ट मेरे अभी भी वीक हैं, बाकी मैंने एक आध बार पढ़े, एक आध बार अब देखूंगा, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन 300 में से 150 नंबर लाने ना बेटा, 300 में से 150 लाने बिना नेगेटिव मार्किंग के। मतलब अगर इस पेपर का हर दूसरा सवाल भी मुझे आता हुआ तो मैं पास हो जाऊंगा। अगर इस पेपर का हर दूसरा सवाल भी मुझे आता हुआ तो मैं पास हो जाऊंगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। अगर आपने 150 तुक्के भी मारे, उनमें 10 तो लगेंगे भाई, 10 तो लगेंगे ना। तो 140 का स्कोर लाना है। 300 में से 140 क्वेश्चन भी आते हुए तुम ये गेम पास कर जाएंगे। ये दिमाग में आत्मसात करते हुए, थॉट को अंदर बिठाते हुए, हाथ जोड़ते ऊपर वाले को बोलना है कि भाई मैं भी पास हो जाऊं, मेरे फ्रेंड्स भी पास हो जाएं। कुछ ऐसा करना है कि मैं भी पास हो जाऊं, मेरे फ्रेंड्स भी पास हो जाएं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, बाकी आई लीव इट टू यू। हर नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव प्रेयर से सप्रेस कर देना है बस, और चलते चले जाना है। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, पेपर मांगते ही नहीं है। स्क्रीनिंग एग्जाम है बेटा, स्क्रीनिंग एग्जाम, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब आपको 150 क्वेश्चन पता है, यू आर थ्रू। और इतना हमने पढ़ा हुआ है बेटा। आई डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट आई नो सफिशिएंट इनफ टू पास द एग्जाम। मैं दोबारा बोलता हूं फॉर एफएमजीज, आई डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, आई एक्सेप्ट इट। आई नो सफिशिएंट इनफ टू पास द एग्जाम, बट इन द रिमेनिंग 3 weeks I am going to revise as much as possible with focus, with mobile phone on power of mode. बिल्कुल। तो बिल्कुल जो सर ये सारी बातें जो आप बोलते रहे, अभी आपने जो बोली, यही हमारे जब दिसंबर था हमने भी बहुत आपको सुना उस टाइम पे, और ये बहुत मोटिवेट करती थी उस टाइम पे। मतलब आपको एक वो चाहिए कि भाई क्या होना है। तो यही मैं भी एक यही चीज बोलना चाहता हूँ कि यार आप 150 अगर हमको लाने हैं, नीट पीजी नहीं है अभी भी, आप बहुत सारे नीट पीजी से कंपेयर करते हैं, अभी नीट पीजी का लेवल नहीं है, उसमें माइनस मार्किंग है। आपको हर क्वेश्चन पे सोचना पड़ता है, यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता। अगर हमने 6-7 बार किसी चीज को पढ़ा है तो अगर एमसीक्यू हम देख रहे हैं, उसमें जो सबसे अच्छा लग रहा है वो क्लिक कर दो, वो 90% टाइम सही होता है। बिल्कुल, ये इसका फायदा है इस एग्जाम का। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल। तो ये चीजें थी जो एफएमजी स्टूडेंट को जो हेल्प मिलेगी सारी, जो और हो सकता है जल्दी वो इस चीज को पास करे, फटाफट निकले इस, क्योंकि ये मतलब वो इतना स्ट्रगल फेज होता है ये वाला। जब तक ये चीजें नहीं हो पाती तब तक उनकी लाइफ भी पोज में आ रखी होती है। तो मैं एक छोटी चीज ऐड कर देता हूँ पेपर के टाइम में, जो 12 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए बता दूं आपको। पहले पेपर की रूपरेखा बता देता हूँ। हर दूसरा सवाल आपको ये बोलेगा
कि तेरा पास नहीं होना, तूने पास नहीं होना, तूने पास नहीं होना। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो बंदा था ईएनटी वाला राजीव धवन, इसने बताया था कि पेपर ऐसा ही होता है, पेपर ऐसा ही होता है। पेपर में आपको इकट्ठे 2-3 सवाल आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आते होंगे, हो सकता है 3-4 सवाल आ जाए पीएसएम में या कई बार फोरेंसिक में, किसी और सब्जेक्ट में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि एक पूरी लाइन ही बन जाती है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। चाहे कोई भी जितना मर्जी मोटिवेशन कर ले, जिसके 4 स्क्रीन चेंज हो जाए, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, 5वां क्वेश्चन अगर आता भी होता है तो भी हम लोग लो हो चुके होते हैं कि भाई पेपर में हो क्या रहा है। एक बात याद रखनी है, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो बिल्कुल आता ही नहीं है, जिसके बारे में कहानी सुनी नहीं है कभी भी, तो प्लीज रिमेंबर माई फेस ओवर देयर। मेरा फेस याद रखना कि भाई इस बंदे ने बोला था पेपर ऐसा ही होता है, अगर मुझे हर दूसरा सवाल भी आता होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, और 300 क्वेश्चन करते तक वॉरियर बन के रहना है, आखिर तक 300 क्वेश्चन बनने तक अपना मोराल लो नहीं होने देना है। ये याद रखना है, मुझे पूरा पेपर आने की जरूरत भी नहीं है। अगर 3-4 सवाल नहीं आते ना, अगले 3-4 सवाल क्या पता आते हो, लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है, जो लास्ट पेपर 2 के जो लास्ट के 20-25 क्वेश्चन है, क्या पता उसमें मैं 15-16 क्वेश्चन निकाल जाऊं। तो अपने आप का मोराल अपबीट रखना है, इस बात से डरना नहीं है कि भाई ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो एक नियम बना लेते कि भाई जब भी अननोन क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरा फेस याद रखना कि भाई इस बंदे ने बोला था और ये पेपर ऐसा ही बनाते हैं, और लेकिन मुझे इतना बड़ा पूल दिख रहा है अननोन क्वेश्चन का, उसमें जो हमारे नोन क्वेश्चन या पार्शली नोन क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं, हमें उनको बैरी पिक करना है, ऐसे उठाना है, उठा के अपने 150 की तरफ डालते जाना है। बाकी जो मामला है ना, जो 150 क्वेश्चन जो उन्होंने फैला रखे हैं जो अननोन, उसे डरना नहीं है बेटा। ये थोड़ा मेंटल गेम है, प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो डरेंगे नहीं। और 300 क्वेश्चन तक अपना मोराल, अपना ब्रेन माइंडसेट वॉरियर रखना है, करके दिखाना है, आखिर तक जुटे रहना है। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, उस समय रिजल्ट की चिंता कोई नहीं करेगा, ऊपर वाले को बोलना है कि भाई तेरा काम है, मैं अपना बेस्ट आज भी करता चला जा रहा हूं, जो भी करता हूं। तो सर अब एक छोटा सा अभी क्या है कि जब नीट पीजी एग्जाम अभी हुआ है जस्ट, और अभी तक काउंसलिंग वगैरह हुई नहीं है, और नेक्स्ट 2022 की डेट्स भी आ गई, जिसने बहुत बड़ा शौक दिया है सबको, मतलब बहुत कम टाइम नीट पीजी के लिए 3-4 मंथ ही बचे हैं। तो अब मतलब कैसे अब यहाँ इस फेज से उसमें जाना, मतलब कैसे स्विच होगा ये जो पढ़ रहे हैं? देखो इस समय क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग स्थिति है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, उनका ये नीट पीजी अच्छा नहीं हुआ और वो अगले नीट पीजी के लिए इसको ग्रेस पीरियड मान के चल रहे हैं कि भाई थोड़ा ही टाइम है तो हम डट के करेंगे। अगर आप उस ग्रुप में हो तो आपके पास नोट्स हैं, आपने क्लासेस लगा रखी हैं, कुछ नई क्लासेस, कुछ नए नोट्स, कुछ नया ऐप, ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज स्टिक टू योर मटेरियल, ऑलवेज ट्रस्ट योर रिसोर्स। जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करते हो बेटा, हर इंस्टीट्यूट बच्चे के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। आप जानते हो बेटा, कोई इंस्टीट्यूट भी चाहेगा उसका बच्चा फर्स्ट ना आए, पास ना हो, है ना। तो अपना जो भी आपके पास मटेरियल है उसको और बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है। ये ग्रुप नंबर 1 है जिसने पहले से पढ़ रखा है और उसके लिए ग्रेस पीरियड। ना ग्रुप नंबर 2 वो है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और लेकिन में भी 8 सब्जेक्ट किए हुए हैं, लेकिन बाकियों की कहानी वो नहीं है। वो अपने आप को माने कि जितने भी महीने हैं, मतलब नवंबर जो आधा बीत गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 महीने हैं, इसमें ट्राई टू एटलीस्ट फिनिश ऑल क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। नन ऑफ द क्लिनिकल सब्जेक्ट शुड बी लेफ्ट। आई कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं बोल दूं 19 करने तो मुझे बता बोलोगे यार ये कहानियां बना रहा है, ये कर, और मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं होता तो मैं भी नहीं कर पाता। तो मुझे एक स्मार्ट गेम खेलनी है। अब स्मार्ट गेम खेलने का क्या मतलब होता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, नीट पीजी एनआईसीटी का, मोर टिल्टेड टुवर्ड्स क्लिनिकल। तो उसमें जहां जहां इंटीग्रेशन आएगा बेसिक साइंसेस का, पैराक्लिनिकल का, वो देखते जाना है। लेकिन किसी ने भी पैथो और फार्मा नहीं छोड़, पैथो तो बिल्कुल नहीं छोड़ी। आपने आईएनआईसीटी देखा, अभी पैथो वाज डोमिनेंट अगेन, एंड डोंट लीव दैट। मे बी यू फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश योर क्लिनिकल्स, सबसे पहले वो करना। लास्ट वाला ग्रुप वो है जिन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करी, अभी अक्टूबर में इंटर्नशिप खत्म करी है और उनके लिए एक शौक आ गया। मैं ये बोलूंगा, प्लीज डोंट प्रिपेयर कीपिंग दिस एग्जाम इन माइंड बेटा। ऑनेस्टली दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट आइडिया टू। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी हुई तो आपको थोड़ा खेलना है। आईएनआईसीटी आने वाला, आईएनआईसीटी में भी बहुत सीटें होती हैं, ये परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। अब एक्चुअली लोग सोचते हैं आईएनआईसीटी में ही नहीं आ रही तो एम्स है, पेपर लगभग सेम होते जा रहे हैं बेटा। आईएनआईसीटी को टारगेट मानते हुए, बीच में नीट पीजी देंगे, लेकिन आईएनआईसीटी को टारगेट मानते हुए अपना सिलेबस और रिवीजन तब तक खत्म करना है बेटा।
तब जाके हमारा कुछ निकला, क्योंकि नीट पीजी के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है ना, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग भी है, हायर लेवल गेम है। एफएमजी कंटेंट के साथ नीट पीजी नहीं निकाला जा सकता, आप सब जानते हैं। एफएमजी उसका बेस बनता है और नीट पीजी उसके ऊपर टॉपअप होता है, और काफी ज्यादा टॉपअप होता है। इवन ईएनटी में भी अगर आप देखोगे, जो दो एप्स हैं, एक एफएमजी ऐप है और एक नीट पीजी ऐप है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी ऐप से आइडिया है कि नीट पीजी काफी मतलब 1.5 टाइम मोर देन द एफएमजी एलिमेंट होगा बेटा वहां पे। तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, जो अक्टूबर में इंटर्नशिप खत्म किया, आपने नहीं किया, प्लीज कीप INICT ऑफ द मिड ऑफ द ईयर इन माइंड एंड फिनिश योर होल कोर्स, रेगुलर बैच नीट पीजी कोर्स from any institute which you like, any app you like, that is your choice too, and finish the revision before the INICT, and take INICT seriously, okay? मतलब देखा जाए तो सही बात भी, क्योंकि 3-4 मंथ तो सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। अब अगर उसको स्टार्ट करो तो प्रैक्टिकली एफएमजी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता 3-4 महीने में। नहीं हो पाएगा। मैं गलत चीज नहीं बोलूंगा, ऐसे वो हो जाएगा कि आइडियल बात हो गई वो। बिल्कुल एग्री करता हूँ सर आपकी बात से। और नीट पीजी का लगभग हमने सारी चीजें डिस्कस की, और जो मेन एक जो क्वेश्चन है कि भाई ये नेक्स्ट के लिए अब जो चीजें हैं, अब मेनली बहुत सारी अभी तक हमारे पास भी क्लियरिटी नहीं है, बहुत सारी चीजों में अभी तक क्लियरिटी आना बाकी भी है। पर जैसे जितनी क्लियरिटी हमारे पास अभी है, उसके हिसाब से जो जूनियर्स हैं या उनको कैसे पढ़ाई अपनी करनी चाहिए और किस हिसाब से टारगेट रखना चाहिए चीजों को। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट को लेके मैं एक ही बात बोलूंगा, चाहे वो IMG हो चाहे FMG हो, सेम एग्जाम होने वाला है। तो FMG के लिए एक जो चैलेंज लेवल है एस्केलेट होगा, नेगेटिव मार्किंग नेक्स्ट में होगी वो, क्योंकि देयर कैन नॉट बी एनी एग्जाम इन इंडिया for the licensing exam without negative marking, so that is not really going to be there. So FMGs will have to escalate their level. Medicine एक बड़ा ही वीक पॉइंट होता है FMG प्रिपरेशन पूरे साइकिल का, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, गलती नहीं है लेकिन टाइम ही नहीं होता है उसके लिए। लेकिन अब हमें नेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन को एक कोर सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस FMG के लिए ये आएगा, नंबर 1। नंबर 2, टेक एन अर्ली स्टार्ट। टेक एन अर्ली स्टार्ट। वाई बच्चे, IMG, अगर आप IMG हो तो आप सोचो आपके सीनियर्स इंटर्नशिप में तैयारी करते थे नीट पीजी की, आपका पेपर कब होना है? फाइनल ईयर के बाद, इंटर्नशिप से पहले। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? फाइनल ईयर के बाद और इंटर्नशिप से पहले होना है। तो मतलब इंटर्नशिप का जो पीरियड मिला करता था नीट पीजी की तैयारी के लिए, वो एलिमेंट गायब हो गया बेटा। आपका एग्जाम 1 साल प्रीपोन हो गया है, तो मतलब तैयारी भी प्रीपोन करनी पड़ेगी। टेक एन अर्ली स्टार्ट बेटा, और ये होना ही चाहिए। क्यों? हमने एवोल्यूशन पढ़ा था 11th 12th के बायोलॉजी में। अगर हमने इवॉल्व नहीं होते तो आज भी हम वही पेड़ों पे लटके होते। हम हमेशा, हर चैलेंज का मतलब होता है एक नया संकल्प, एक नया रिजॉल्व अपने अंदर। और हर जूनियर बैच जो अभी आपके जो फर्स्ट ईयर है या जो सेकंड ईयर है, उसको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बच्चा IIT का एग्जाम देता है इंडिया में 12वीं के बाद, वो उसकी तैयारी 9वीं क्लास में शुरू करता है आज के लिए। और कुछ तो 8वीं में कर रहे हैं, विद्या मंदिर, फिटजी, ये वो। 9वीं में बच्चे एनरोल कर लेते हैं 12वीं के बाद में होने वाले पेपर के लिए। अगर वो 12वीं का बच्चा ये थॉट रखते हुए कि मुझे पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, 9वीं में तैयारी शुरू कर सकता है, तो क्या हम नहीं शुरू कर सकते? हमारी पूरी डिग्री का दारोमदार एक एग्जाम पे आ जाएगा और वो प्री इंटर्नशिप होगा, जबकि टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या हमें फर्स्ट ईयर के एंड में इस बारे में सीरियस नहीं हो जाना चाहिए? तो नेक्स्ट चाहे जैसा मर्जी आए बच्चे, पेपर का नाम चेंज होता है लेकिन चीजें लगभग वही रहती है। मैंने पिछले 17 सालों में यही देखा है बेटा। लेकिन सबसे बड़ा चेंज, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एन अर्ली स्टार्ट। इफ यू आर जूनियर IMG और FMG, फर्स्ट ईयर स्टेबलाइज हो जाओ कॉलेज में, एंजॉय कर लो, थोड़ा बहुत दाएं बाएं देख लो चीजें। सेकंड ईयर से माइंडसेट में आ जाओ। एग्जाम्पल का दिमाग रखनी है, 9th का वो बच्चा जो IIT की तैयारी कर रहा है 12वीं के बाद के लिए, तो मैं भी सेकंड ईयर से सीरियस हो जाऊंगा पढ़ने के लिए। बस ये करना है, थोड़ी बहुत कॉलेज लाइफ जीते रहना है, बिल्कुल भी एकदम से वो नहीं हो जाना, साधु संत नहीं बन जाना। लेकिन हमारा ब्रेन बैलेंस होता है बेटा, हम अगर चाहें तो एटलीस्ट हम तो क्लियर करते जाए, सेमेस्टर वाइज। बिल्कुल एग्जैक्टली दीपक, ये बिल्कुल सही बोला कि सेकंड ईयर आया भैया पैथो फार्मा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पैथो फार्मा फिजियोलॉजी 60% मेडिसिन का बेस बना देती है बेटा। जिसकी फिजियो पैथो फार्मा स्ट्रांग है ना बच्चे, वो मेडिसिन का वैसे इंटीग्रेशन करके चल रहा है दिमाग में, बता रहा हूं। और ये पेपर कहता ही है कि ये MCI के जो नई न्यू करिकुलम के बेस पे हो, जिसमें इंटीग्रेशन जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो व्हाई नॉट टेक एन अर्ली स्टार्ट बेटा। मैं सिर्फ ये एक, अभी क्या होने वाला है, पेपर कैसा आएगा, क्लिनिकल पेपर होगा, इतना बात कर कि दे आर सेइंग दैट इट विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स क्लिनिकल थिंग्स एक्चुअली।
तो अभी अभी से ही अपने आप को सेकंड ईयर से शुरू कर लेते हैं करना। अगर आप थर्ड ईयर हो तो थर्ड ईयर स्टूडेंट करो, IENT कर लिया, PSM कर लिया, टाइम बच गया, तो उधर से पैथो फार्मा भी खत्म कर ली बेटा, अभी उसको स्ट्रेंथन कर लिया अपना। वही है, क्योंकि लास्ट में जाके तो अचानक से फिर 1-1.5 साल में सारा करना तो ऑब्वियसली मुश्किल तो नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ बैठ के बोलना आसान है, लेकिन एक MBBS बच्चे की लाइफ देखो बेटा, जब कॉलेज का एग्जाम या टेस्ट अनाउंस हो जाता है तो कोई नेक्स्ट नीट PG याद नहीं आता बेटा, पहले तो वो पास करना है, जो स्टेज है, जो सब स्टेज है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा कॉलेज के भी तो टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें हम फाइनल ईयर में इतना नहीं कर पाएंगे कि हमने पैथो फार्मा फिजियो भी खत्म कर ली, INT भी कर ली, तो इसलिए फाइनल ईयर से शुरू होने से पहले ये सब मामला खत्म कर देते हैं और फाइनल ईयर में इंटीग्रेशन सीखेंगे इसको यूज करते हुए, और अंत में जाकर पेपर देंगे और कोशिश करेंगे अच्छा परसेंटाइल आए हमारा। एक तो हमारा लाइसेंस मिल जाएगा हमें प्रैक्टिस करने का, इंटर्नशिप, और दूसरा वो स्कोर 3 साल वैलिड रहने वाला है। अगर हमने अच्छा स्कोर निकाल लिया तो कोई और एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, एक डिसेंट से PG, एक डिसेंट से कॉलेज में लेके अपनी लाइफ स्टार्ट कर लेंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है नेक्स्ट का। लोग कहते हैं नेक्स्ट एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, मैं कहता हूं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आप सोच के देखना, आपको इंटर्नशिप के बाद चिंता ही नहीं है कि आपने PG एग्जाम भी देना है। अगर आप FMG हो, सोचो कितना बड़ी चीज है कि चलो मैं बाहर वाली कंट्री में आ गया, मैं लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में सेटल हो गया, लैंग्वेज सीख ली, यहां वहां दाएं बाएं देख लिया, सेकंड ईयर से अगर मैं ढंग से तैयारी करता हूँ, कॉलेज की लाइफ जी रहा हूँ, बोर नहीं हो रहा हूँ, कॉलेज लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन टिक के घर आके पढ़ता भी हूँ, कमरे में बैठ के पढ़ता भी हूँ, तो मैंने 2 तैयारियां कर ली। एक तो मेरी ये जो MCI जो मैं बाहर से कर रहा हूँ डिग्री, ये वैलिड हो गई, और दूसरा अगर मैंने ढंग से परसेंटाइल कोई एवरेज सा भी निकाल लिया तो 3 साल का स्कोर वैलिड रहने वाला है। आई कीप अप्लाइंग फॉर PG सीट, इसी के बेस पे PG सीट मिल जाएगी, तो मतलब लाइफ एक अपना एक मतलब यू नो व्हाट एक अच्छा स्टार्ट ले लेगी। बिल्कुल सर, वही मेरे का जैसे FMG मैंने दिया पिछले साल, अब मुझे नीट PG देना था, पर इंटर्नशिप के टाइम में पढ़ाई लगभग सबकी बंद हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। अब सोचो कि वो अगर मैंने नेक्स्ट दिया होता तो मैंने तो ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट पढ़े ही थे उसके लिए, तो उस समय चीजें क्लियर आउट हो जाती। अब नीट PG के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको प्लस पॉइंट, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, यही हो रहा है कि भाई इस पे ब्लेम करो, उस पे ब्लेम करने से होगा क्या, भाई गवर्नमेंट को ब्लेम भी कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा उससे, हमको तो देना ही है ना, फिर एंड में एग्जाम तो देना ही पड़ेगा फिर भी। हमारे in Rome do as the Romans do. So government has decided to conduct the exam. 2023 most probably एग्जाम कह रहे हैं कंडक्ट कर देंगे। Let us get ready for that. इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए अर्ली स्टार्ट ले लो बस बेटा। और एक लास्ट में मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि जो भी मतलब काउंसलिंग चलने ही वाली है, अभी तक स्टार्ट हुई नहीं आई थी नीट PG के लिए, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो थोड़ा सा अगर आप इस पे कुछ गाइडेंस दें। देखो मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि सबसे पहले अपने आप को पूछो कि आप क्या करना चाहते हो। आर यू अ मेडिकल प्रोफेशनल और अ सर्जिकल प्रोफेशनल? सब 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमें पहले तो यही नहीं पता होता कि हम क्या करना चाहते हैं। कि अगर आप सर्जरी के लिए नहीं बने हो तो सर्जरी के लिए सोचो बने, इसलिए नहीं कि तुम्हारा रूममेट ये ले रहा है तो मुझे भी ये ले लेना। ये तुम्हारी लाइफ होगी बेटा, ये डिसीजन ये डिसाइड करेगा अगले 40 साल आप क्या करने वाले हो बेटा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये डिसीजन ये डिसाइड करेगा कि अगले 40 साल आप क्या करने वाले हो। ये वो मैरिज है जिसमें डिवोर्स की ऑप्शन नहीं है बेटा, ये डिवोर्स की ऑप्शन नहीं है बेटा, ये साथ साथ निभेगी अंत तक, इट विल गो टिल आवर ग्रेव एक्चुअली। तो बी योरसेल्फ, be your if you are a person designed for paraclinical sciences, if you can be a good pathologist, you think that I'm not a patient person, I'm not happy interacting with patients, but मेरे को रेडियोलॉजी नहीं मिल रही है, बट पैथोलॉजी मिल रही है, माइक्रोबायोलॉजी मिल रही है, इन्फेक्शियस डिजीज एक अपकमिंग टॉपिक बनता जा रहा है धीरे धीरे, वायरोलॉजी एक अलग डिवीजन डेवलप हो रही है। मे बी मेरे रूममेट के लिए एक बड़ी घटिया चॉइस हो, लेकिन मे बी मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी चॉइस हो। तो पहला सबसे बड़ी बात, व्हाट सूट्स द बेस्ट। नेवर लिव लाइफ ऑफ समबडी एल्सेस, इट इज योर लाइफ, यू लिव ऑन इन योर ओन वे विद योर ओन चॉइसेस, नॉट दैट हाउ पीपल विल रिएक्ट टू दैट, हाउ व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट। नहीं यार, when you are in your own kind of like some of you may be a public health professional, कई लोगों को डेटा एनालिसिस अच्छा लगता है, कई लोगों को स्टैट्स से प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग उनको लगता है कि एपिडेमोलॉजी डजंट बोर मी, यू नो व्हाट, आई लाइक दैट, यू नो आई लाइक टू डू प्रिवेंटिव हेल्थ, व्हाई नॉट डू PSM फ्रॉम अ गुड कॉलेज। उसी रैंक पे क्लिनिकल किसी एवरेज कॉलेज मिलेगा, उसी रैंक पे PSM किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी। प्लीज नंबर 1, लिव योर ओन लाइफ, टेक डिसीजन एज पर यू, नॉट एज पर व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट दैट, नंबर 1। नंबर 2, अगर कभी बात अटक जाए स्पेशलिटी और कॉलेज में, कि स्पेशलिटी मुझे अपनी चॉइस ही मिल रही है लेकिन कॉलेज बुरा है या कॉलेज एवरेज सही है, वर्सेस
कॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशलिटी नंबर 3 की चॉइस की मिल रही है ना? तो हमेशा स्पेशलिटी शुड बी गिवन प्रेफरेंस। जो आपका कोर इंटरेस्ट एरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में भी 1-2 नॉच डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे बड़ी सारी चीजें होती हैं, अगर आप में पैशन है ना, बच्चे सीख लेंगे। थोड़ा अगर वहां कम भी सिखाते हैं, फेलोशिप ऑप्शन होती हैं, कहीं पे सीनियर रेजिडेंसी कर लेंगे, वहां सीख लेंगे, और कहीं किसी एसोसिएट की तरह काम कर लेंगे, वहां सीख लेंगे। तो ऐसा कभी मत करना कि कॉलेज का कि मैं बॉम्बे जा रहा हूं और यू नो व्हाट, मेरे को चाहे कोई भी ब्रांच मिल रही है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉम्बे में कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रांच शुड बी गिवन मोर प्रेफरेंस, स्पेशलिटी शुड बी गिवन मोर प्रेफरेंस। कॉलेज में बी अ नॉच और 2 नॉच बिलो, ओके, बिकॉज दिस स्पेशलिटी इज गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर फॉर नेक्स्ट 40 years। क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि जो लोग ऐसे स्पेशलिटी में मतलब या तो फोर्स किसी को किया जाता है, वो ले लेते हैं, और बहुत सारे बाद में भी आउट कर जाते हैं। Never ever do that. And please give if you are a moderately scorer person, जिसका स्कोर बॉर्डरलाइन स्कोर है, क्या होना है पता नहीं है, डीएनबी को एक सिंसियर ऑप्शन की तरह देखना चाहिए। कुछ हॉस्पिटल्स में डीएनबी में अच्छा पास रेट है, अच्छा क्लिनिकल मटेरियल है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, और डीएनबी और एमडी इक्वलेंट है, गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था इस बारे में। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट की तरफ जाते हो तो एमडीएमएस थोड़ा सा वो उनको एडवांटेज मिल जाता है, हालांकि एज पर गवर्नमेंट इट इज इक्वल डिग्री। प्लीज डू अ रिसर्च दैट ओ मेरी स्पेशलिटी ये है। फॉर एग्जांपल, मैं पल्मोनोलॉजी करना चाहता हूँ, मुझे ऑस्कल्टेशन ब्रोंकोस्कोपी और ये और वो में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी अच्छे कॉलेज मिलेगी। लेकिन हैदराबाद में एक कॉलेज है, एक डीएनबी इंस्टीट्यूट है, जहां का पास रेट भी ठीक है, पेशेंट भी अच्छे हैं, करने को भी थोड़ा और मिल जाता है, और मुझे फ्यूचर में प्रैक्टिस ही करनी है, तो मैं क्यों मतलब ऐसा ऑप्शन ना ले लो बच्चे। यू नेवर नो दैट, ऐसा नहीं है। जैसे डीएमबी ऑप्थेल्मोलॉजी डाउन साउथ बहुत अच्छी है, आप शंकर नेत्रालय देखो, इट्स रियली डूइंग, आप अरविंद आई इंस्टीट्यूट मदुरई देखो, इट्स डूइंग डीएमबी ऑप्था इज वेरी गुड। यू हैव टू पिक एंड चूज कि आप कहां पे क्या क्रिएट कर सकते हो, दैट इज योर दिस थिंग, बट बीइंग इन्फॉर्म्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। ऊपर की कोई नहीं, आपका इंफॉर्मेशन, आपका अगर मन करता है तो आप ढूंढो कि भाई मेरी ये स्पेशलिटी, इसकी डीएनबी कहां कहां है बेटा, उससे जाके पता करो। किसी कोई सीनियर दिखेगा कि भाई इसका पास रेट अच्छा नहीं है तो उसको लो कर दो, इसका पास रेट बहुत बढ़िया, क्लिनिकल कंटेंट अच्छा नहीं है, तीसरा वो पास रेट भी अच्छा है, क्लिनिकल कंटेंट भी अच्छा है वहां पे, उसको आप ले जाओ बेटा। ये होमवर्क करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसी बेस पे अगले 40 साल डिसाइड होंगे बेटा। तो व्हाई नॉट रियली डीप डाइव इनटू इट। बिल्कुल, तो लगभग आपने सारी चीजों का क्लियरिटी कर दी है वो भी। और एक लास्ट एक्सपेक्ट जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट और आजकल मतलब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें भी चल रही हैं कि मतलब जब से नीट पीजी में आजकल जो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन भी बढ़ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट इवन ब्लेम भी करते हैं, गलत भी ब्लेम नहीं करते हैं, अगर देखा जाए तो कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं, बहुत सारे बाहर भी अब्रोड का भी सोचते हैं। तो इज अब्रोड गुड ऑप्शन, और क्या मतलब कौन सा आपके हिसाब से क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर कोई चाहे तो? अगेन यू नो व्हाट, ये जो डिसीजन है अब्रॉड जाने का, आपको अपने आप को देखना पड़ता है कि आप पहले, जैसे एफएमजी तो अब्रॉड रह के आए हैं, तुम्हें पता ही है कि बाहर की दुनिया क्या है, तो आप अपने आप को पूछो। कई लोग तो कहेंगे नहीं यार इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया ही बेटर है, और इंडिया में अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं, कई लोग, some people do Rajasthan get a job and they are happy with that, they are waiting for 3 years and then they get some advantage in the PG and then they do that with advantage. You know what, it's your game plan beta, it is your game plan. But having said that, if you intend to go out, कि मुझे इंडिया से बाहर कुछ एक्सप्लोर करना है, आई वांट टू, एज अ पर्सनालिटी आई वांट टू एक्सप्लोर फर्दर, तो टेक अर्ली डिसीजन बेटा, डोंट पोस्टपोन दैट। इसको ऐसा नहीं कि पहले यहां देख लेते हैं तो फिर वहां हो जाएगा तो फिर देख लेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। What is it, if it is USMLE or PLAB or AMC examination of Australia, whatever you want to give, you should be hell bent on that right from the start, not as an alternative to NEET PG, because ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं बेटा, अलग अलग हैं। आपको पता है USMLE, आपने भी एक सेशन किया था, USMLE is a different ball game altogether, आपको पता ही है, उसके एक सेट पैटर्न टॉपिक्स हैं, एक सेट बुक्स है, उसमें से आता है, और आपको वो उस फॉर्मेट में जाना पड़ता है बेटा, और वो लॉन्ग रास्ता भी, आप जानते हो बेटा, लॉन्ग रास्ता भी। तो इफ योर इंटरनल कॉलिंग इज आप IMG और आपको लगता है मुझे बाहर रहना है, मुझे एक्सप्लोर करना है दुनिया को, तो फिर नीट पीजी वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, फिर इसी रास्ते पे चलना है, और अर्ली स्टार्ट लेके इसको टाइम पे खत्म करना है, और हर इंफॉर्मेशन
अवेलेबल है, जैसे आपने भी प्लैब का भी किया था, यूएसएमएल, एवरीथिंग इज देयर। सुनो, समझो, अपना डिसीजन लो, नहीं मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे ये तो फिर नीट पीजी के लिए अभी तैयारी शुरू करनी है। मुझे जाना है बाहर, किस कंट्री की तरफ जाना है? प्लैब की तैयारी अलग है, यूएसएमएल की तैयारी अलग है, बहुत ही फर्क है। दोनों हाथों में दीपक लड्डू दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। तो लेट अस टेक द डिसीजन कि भाई अभी मेरे को ये डिसीजन लेना है और मेरे को ये रास्ता पकड़ना है बेटा, ठीक है? बट इट इज अ पर्सनल कॉल, आई मस्ट से दैट इट्स अ पर्सनल कॉल। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। लगा हमने लगभग बहुत सारी चीजों का डिस्कस किया है। लास्ट में अगर आप स्टूडेंट को, अगर आपकी ओर से कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज। मैं लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा, कोई भी आप YouTube पे वीडियो या YouTube पे ऐसी कोई भी बात सुनते हो, मतलब हम लोग तो बहुत छोटे से लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जैसे मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं YouTube पे, मैं एक ही चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि ये लोग जब YouTube पे आके बताते हैं तो मोस्टली बात होती है कि उन्होंने क्या अचीव किया, लेकिन उस पूरे प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट में बड़े सारे ऐसे मौके आते हैं जब वो बहुत लो फील करते हैं, जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन को खुद ही फुलफिल नहीं कर पाते। वो भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने टाइम टेबल बनाया और रात तक वो टाइम टेबल फुलफिल ही नहीं कर पाए, और रात को सोते हुए वो भी सोचते थे कि यार आज सो जाता हूं, कल अच्छा इंसान बन जाऊंगा। ये सब चीजें उन लोगों के साथ भी होती रही, उससे वो जूझते रहे, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश को जारी रखा उन्होंने, बड़ा लंबा पाथ था उनका, आज वो स्थिति में पहुंच पाए कि यूट्यूब पे कुछ बोल पाए बेटा। लेकिन उस पर्दे के पीछे की कहानी को दिमाग में रखना, क्योंकि अगर हम पर्दे के आगे की कहानी देखते हैं कि आज वो बंदे ने क्या अचीव कर लिया, तो हम हमेशा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरे बस का ही नहीं है, इतना बड़ा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो नहीं सोचना बेटा, पर्दे के पीछे की कहानी याद रखनी कि आज जो बंदा ये बना ना, इसके पीछे भी वही चैलेंजेस, वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही चीजें, हैबिट्स, इश्यूज, जल्दी नहीं उठ पाना, जल्दी सो जाना, अपना एजेंडा फुलफिल नहीं कर पाना, ये सब थे। लेकिन ये बंदा जूझता रहा, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, बस ये दिमाग में रखना। दिस वुड बी माई लर्निंग, आई वुड से। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया और आपने बहुत अच्छी चीजें आज बताई, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन ऑल्सो। इट्स माई प्लेजर टू इंटरेक्ट थ्रू यू, many students who are studying in India and outside India also. And best wishes for the FMG exam, which is upcoming on December 12th. And for the NEET PG aspirants, I'll say, we'll have another session in some time, maybe. But make sure that, give your best, but always remind yourself that this effort will decide next 40 years of my life better. So let us put every effort to that. Okay. Thank you very much, Deepak. Thank you so much, sir. Goodbye, sir.